हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये टॉपिक जेके एसएसबी एसआई फाइनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसके साथ साथ बाकी एग्जाम्स भी जो कि जेके एसएसबी एज वेल एज फॉर जेके पीएससी, उनमें भी ये टॉपिक आपके पास मेंशन है। बहुत ही वास्ट टॉपिक है, लेकिन आपने जो है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आपको जरूरत है बस उतना ही पढ़ना है, क्योंकि इसमें आपके पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं। उन सारे ऑर्गेनाइजेशन को मिला के अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता भी है तो एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो टू द पॉइंट हम जो है ये बात करेंगे इसके बारे में, कुछ क्लास में ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में ही आपके साथ गुजारिश करें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की क्लास में पार्ट 1 है, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट जो बात है वो यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात करेंगे, ओवरव्यू देंगे यूनाइटेड नेशन के बारे में, फिर आगे चल के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस एज पर डैग मैरिकशॉल जो आपके पास यूएन के सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे, उनके मुताबिक उन्होंने कहा था कि जो यूनाइटेड नेशंस है इसको बनाया गया है, इसको क्रिएट किया गया था किस लिए? टू टेक ह्यूमनिटी टू द हेवन। इसलिए नहीं बनाया गया था ताकि हम ह्यूमनिटी को जो है जन्नत बना लें, बल्कि इसलिए बनाया गया था ताकि इसको जहन्नम से बचाया जा सके, बट टू सेव इट फ्रॉम द हेल। चलिए जी, ये बात आपने याद रखनी है। देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इनका बनाने का मकसद ये था कि ये मदद करेंगे सो एज टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ हाउ टू कोऑपरेट, ताकि ये आइडियाज़ ये इंफॉर्मेशन दे सकें किस तरह से जो ममालिक हैं, बहुत सारे दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कोऑपरेशन बनी रहे। It provides mechanism, rules and bureaucracy to help members have more confidence that costs will be shared properly, that the benefits will be fairly divided, and that once a member joins an agreement, it will honor the terms and conditions of the agreement। कहने का मतलब ये है कि इसके मुताबिक ये चाहते थे कि कोई भी कंट्री अगर यूएन के एग्रीमेंट के तहत आता है तो वो जो है इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको अच्छे से फॉलो करेंगे, इसके ऑनर जो है अच्छे से फॉलो करेंगे, ताकि दुनिया में पीस जो है, अमन जो है वो बना रहे। ये इसका मकसद था। चलिए स्टार्ट में समझते हैं कि एवोल्यूशन, ये इसका जो आगाज़ है वो किस तरह से हुआ था। वर्ल्ड वार, जब आपके पास वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 आसपास वहाँ आपको कंसेप्ट देखने को मिला था, तो वहाँ क्या हुआ था, पूरी दुनिया को लगा था कि हमारे पास कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो पूरी दुनिया की साझी, जो पूरी दुनिया की सेम होनी चाहिए, तो पूरी दुनिया की शुमारी जो है उसमें होनी चाहिए। तो वहाँ कंसेप्ट आया हमारे पास एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें सारे ममालिक जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकें। फर्स्ट वर्ल्ड वार ने एनकरेज किया था वर्ल्ड टू इन्वेस्ट इन एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ताकि इन जो आपके पास बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं मुल्कों के बीच में उनको सुधारा जा सके। बहुत सारों ने ये बिलीव किया था कि अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो जो दुनिया के अलग अलग ममालिक में जो वार्स हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो दूर किए जा सकते हैं, उनको बचाया जा सकता है। इसी वजह से, इसी नतीजे से हमारे पास लीग ऑफ नेशंस का कंसेप्ट आपको देखने को मिला था। वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान जब आपने ये कंसेप्ट देखा था तो लीग ऑफ नेशंस आपको देखने को मिले थे। हालांकि पहले फेज़ में, पहले कुछ वर्षों में जो आपके पास लीग ऑफ नेशंस ने बहुत ही अच्छा काम किया था, सक्सेसफुल रिजल्ट्स आपको देखने को मिले थे, लेकिन आगे चलकर इवन जो आपके पास सेकंड वर्ल्ड वार है उसको होने से नहीं बचा सके। सेकंड वर्ल्ड वार में एज कम्पेयर टू फर्स्ट वर्ल्ड वार बहुत ज़्यादा नुकसान आपको देखने को मिला था। तो इसी वजह से आपके पास यूएन नेशन, जो आपके पास पहले लीग ऑफ नेशंस बनी थी, उसको रिप्लेस कर दिया गया था 1945 के आसपास यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो यूनाइटेड नेशन जो है इट वाज फाउंडेड एज ए सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, तो पहले आपने याद रख दिया कि पहले जो संगठन था, जो पहले इस पास ऑर्गेनाइजेशन आ रही थी वो आपके पास लीग ऑफ नेशंस थी। फिर आगे चलकर जब सेकंड वर्ल्ड वार भी हो गया तो दुनिया को ज़रूरत पड़ी कि भाई इसको जो है अपग्रेड किया जा सके, तो हमारे पास यूनाइटेड नेशंस का कंसेप्ट आ रहा है इन द ईयर ऑफ 1945, इमीडिएटली आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है जी, जो आपके पास यूनाइटेड नेशन था इसे सेटअप किया गया था थ्रू द साइनिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर बाय 51 स्टेट्स। लगभग 51 जो कंट्रीज थे इन्होंने इस चार्टर को साइन किया था। इसका मकसद था, इसने कोशिश की थी टू अचीव व्हाट द लीग कुड नॉट बिटवीन द टू वर्ल्ड वार्स। जो लीग, जो आपके पास लीग ऑफ नेशंस बनी थी, जो पहले दो वर्ल्ड वार्स वो नहीं कर पाई, वो यूनाइटेड नेशंस चाहती थी कि हम जो है वो काम कर सकें, उस तरीके से जो है काम कर सके ताकि कन्फ्लिक्ट्स, ताकि वार्स, जाके दो दुश्वारियाँ देशों के बीच में उसे रोक लगा सके, उस पर जो है कंट्रोल लाया जा सके। तो जो काम लीग नहीं कर पाई, लीग ऑफ नेशन नहीं कर पाई, उसको करने का काम जो है अब यूनाइटेड नेशन को सौंपा गया। यूनाइटेड नेशंस के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो मकसद थे, सबसे पहला मकसद ये था ताकि प्रिवेंट किया जा सके, ताकि दूर किया जा सके जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं और मदद की जा सके कोऑपरेशन अमंग द स्टेट्स।
इसके साथ साथ इट वॉज फाउंडेड विद द होप डैट इट वुड एक्ट टू स्टॉप द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट्स। इसका यह मकसद था ताकि दुनिया के ममालिक के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको बचाया जा सके, ताकि वार जैसी सूरत ना बन सके। और अगर गॉड फॉरबिड, अगर कहीं खुदा न करे किसी मुल्क कुछ ममालिक के बीच में जो है वार जैसी सूरत बन जाती है, अगर जंग हो जाती है, तो कम से कम नुकसान जो है इसका हो सके, ये काम जो है यूनाइटेड नेशन जो है ये श्योर करते थे। फर्दरमोर सिंस कॉन्फ्लिक्ट इज ऑफन अरोज फ्रॉम द लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि ये बात तो जाहिर है कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से भी आपके पास दुनिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। इस वजह से जो यूनाइटेड नेशंस हैं, इट वाज इंटेंडेड टू ब्रिंग कंट्रीज टुगेदर, ताकि इंप्रूव किया जा सके, ताकि सुधार किया जा सके प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। 2006 के आसपास हमारे पास 192 मेंबर आपके पास स्टेट्स देखने को मिलते थे यूनाइटेड नेशंस में। इनमें आपके पास लगभग ऑल द इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो थे वो पार्टिसिपेट करते थे। यूनाइटेड नेशन की जो आपके पास जनरल असेंबली है, वहाँ आपके पास ऑल मेंबर्स हैव वन वोट। हर एक मेंबर जो आपके पास अलग अलग ममालिक के जो 193 कंट्रीज के आपके पास मेंबर्स आ रहे हैं, हर एक ममालिक के एक एक वोट जो है शुमूर होता है। इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स। जो आपके पास यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है, वहाँ जितने मेंबर्स हैं वहाँ उनमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। वो 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं, जिन्हें आप P5 कहते हैं, P5 ऑफ जनरल असेंबली। वो कौन कौन से हैं सर? आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स आ रहे हैं, रशिया आ रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम 3, रशिया फ्रांस 4 और चाइना जो है ये 5 जो है परमानेंट मेंबर्स आ रहे हैं आपके यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के। दी स्टेट्स बाय सिलेक्टेड, इनको क्यों चुना गया? क्योंकि जब आपके पास वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हो गया तो यही जो 5 ममालिक थे दुनिया के सबसे पावरफुल ममालिक माने जाते थे। और इसके साथ साथ जब वर्ल्ड वार सेकंड हो गया, दे कॉन्स्टिट्यूटेड द विक्टर्स इन द वार। द यूनाइटेड नेशन मोस्ट विजिबल जो फिगर है वो आपके पास सेक्रेटरी जनरल आते हैं। सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन जो है मोस्ट विजिबल फिगर हैं आपके यूनाइटेड नेशंस के। आज अगर प्रेजेंटली बात करेंगे तो आपके पास एंटोनियो गुटेरेस जो हैं, ये आपके पास आज प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के। यूनाइटेड नेशंस इट कंसिडर मनी डिफरेंट, इसमें बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स, अलग अलग एजेंसीज आपको देखने को मिलती हैं। वार एंड पीस and differences between member states are discussed in the general assembly as well as the security council। दुनिया के अलग अलग ममालिक के बीच में जो पीस है, वार हो रही है, डिफरेंसेस हो रहे हैं, उनको जो है जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस किया जाता है। सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं इनको डील किया जाता है। अलग अलग आपके पास एजेंसी जो आपके पास यूएन की आ रही हैं, जैसे आपके पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जैसे आपके पास यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया जिसे आप UNDP कहते हैं, जैसे आपके पास यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, UNHRC जिसे आप कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज हो गया, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड हो गए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूएन के आ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने पढ़नी है, इसमें अच्छे से समझनी है। तो चलिए, अगर आप देखिए आपके पास टाइम कम है, आप रिवीजन कर रहे हैं, आपके पास टाइम कम है, एग्जामिनेशन नज़दीक हो गया, आपको टाइम नहीं मिल रहा है रिवाइज करने का, ये जो PDF मिलेगी पहले से लेकर यहाँ तक जो है आप रिवाइज करके जाएं। उम्मीद करेंगे यूएन के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको आंसर कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो अच्छे से थोड़ा जो है इसको हम और अच्छे से खोल के पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गन्स, यूनाइटेड नेशन और इसके ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। यूनाइटेड नेशंस अभी हमने आपको कहा कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जन्म आपके पास 1945 में वर्ल्ड वार सेकंड के बाद आपको देखने को मिलता है। जिसका चार्टर इसको साइन किया गया था सैन फ्रांसिस्को में ऑन 26 जून 1945 में। लगभग आपके पास ये कंसेप्ट आपको 1945 में देखने को मिलता है और इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 24 अक्टूबर 1941 जब 51 कंट्री ने इसको साइन किया था। ठीक है जी। इससे पहले आपको कंसेप्ट देखने को मिलता था लीग ऑफ नेशंस का, जिसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में 1919 में बनाया गया था। ठीक है जी। चलिए जी, द लीग ऑफ नेशंस क्रिएटेड बाय ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स इन 1919 वाज डिसबैंडेड इन 1946। तो जो ये 1919 की ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में बना था आपके पास लीग ऑफ नेशंस, उसे आगे चलकर 1946 में बंद किया गया, क्योंकि इसको रिप्लेस किसने कर दिया? आपके यूनाइटेड नेशंस ने कर दिया। इसको जो मिशन था वो मकसद क्या था? टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस। पहला मकसद ये था कि पूरी दुनिया में जो है अमन बना रहे। दूसरा, सिक्योरिटी, डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द नेशंस। इसके साथ साथ प्रमोटिंग सोशल प्रोग्रेस एंड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड ह्यूमन राइट्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे, ये मकसद थे जिन पर आपके पास यूनाइटेड नेशन का जन्म हुआ था। हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन के आप देखेंगे तो आपके पास न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की आपके पास अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश,
फ्रेंच, स्पेनिश, आपके पास रशियन, ये इंपॉर्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज हैं इसके साथ साथ अगर आज इसके मेंबर्स देखते हैं तो 193 मेंबर्स को आप देखने को मिलते हैं आज। जो मोस्ट रिसेंट मेंबर आया है, मोस्ट लेटेस्ट मेंबर जो इसमें इंक्लूड हुए हैं, वो आपके पास साउथ सूडान है। जो इसके आज सेक्रेटरी जनरल हैं, जो मोस्ट विजिबल फिगर आ रहे हैं आपके यूनाइटेड नेशन के, वो कौन से हैं? वो आपके एंटोनियो गुटेरेस हैं। ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो इसका PDF है, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में एज जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं वैसे का वैसा आपको मिल जाएगा। चलिए जी, यूनाइटेड नेशन सिस्टम इज मेड अप ऑफ, यूनाइटेड नेशन का जो सिस्टम है किसका बना हुआ है? पहले तो कुछ मेन ऑर्गन्स हैं इसके जिन्हें एस्टेब्लिश किया गया है बाय द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसके साथ साथ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं प्रोवाइडेड फॉर द आर्टिकल 57 ऑफ द चार्टर। और नंबर 4 जो इसमें आ रहा है वो क्या? फंड्स एंड प्रोग्राम एस्टेब्लिश्ड बाय जनरल असेंबली अंडर इट्स अथॉरिटी डिराइव्ड फ्रॉम द आर्टिकल 22 ऑफ द चार्टर। ये चीज़ें जो हैं आपने याद रखनी है। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, मेन हिस्से जो हैं आपके पास यूनाइटेड नेशंस के, वो 6 हिस्से इस तरह से हैं। पहला आपके पास द जनरल असेंबली आ रहा है, नंबर 2 आपके पास सिक्योरिटी काउंसिल आ रहा है, नंबर 3 आपके पास इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आ रहा है, नंबर 4 अगर आप देखेंगे तो आपके पास द ट्रस्टीशिप काउंसिल आ रहा है, नंबर 5 द कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये आ रहा है, और नंबर 6 UN सेक्रेटरीट आ रहे हैं। तो ये 6 कंपोनेंट्स हैं आपके यूनाइटेड नेशंस के। चलिए एक एक करके बारे में थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन आपके साथ कर लेते हैं। चलिए जी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मेन आपके पास डिलिबरेटिव ऑर्गन है, जहां आपके पास मेन बातचीत, मेन डिस्कशंस आपको देखने को मिलती हैं। और ये बना किसका है? इट इज कंपोज ऑफ ऑल द मेंबर स्टेट्स। जितने भी आपके पास मेंबर स्टेट्स इसमें मौजूद हैं, आपके पास आज प्रेजेंटली कितने मेंबर्स इसमें हैं सर? 193। तो हर एक मेंबर स्टेट्स के इसमें जो मेंबर्स हैं वो मौजूद होते हैं, ईच विच हैज़ 1 वोट, और हर एक मेंबर के पास 1 वोट आपको देखने को मिलता है। जो मैंडेट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, जो मकसद है वो क्या है? ताकि डिस्कस किया जा सके, डिबेट की जा सके एंड मेक रिकमेंडेशंस ऑन सब्जेक्ट्स पर्टेनिंग टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो मेन मकसद, जो मेन मैंडेट है आपके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का है, वो क्या है सर? डिस्कस कर सकें, डिबेट कर सकें, रिकमेंडेशन दे सकें। किन सब्जेक्ट्स पर? जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं पर्टेनिंग टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसमें क्या क्या आएंगे आपके पास? इंक्लूडिंग डेवलपमेंट, डिसआर्ममेंट, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉ एंड पीसफुल आर्बिट्रेशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन नेशंस। तो मेन मकसद आपके पास यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ये है कि डिस्कस किया जा सके, डिबेट की जा सके उन मुद्दों पर जो बहुत ही लाजमी हैं इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए। इट कंसीडर्स रिपोर्ट्स फ्रॉम द, ये आपके जो बाकी ऑर्गन्स हैं आपके यूनाइटेड नेशंस की, उनकी रिपोर्ट्स को भी कंसीडर करता है और उसके साथ साथ मदद करता है, एसेस करता है फाइनेंशियल सिचुएशन और मेंबर स्टेट्स, और अप्रूव करता है यूनाइटेड नेशन का जो बजट है, जिसका मेन कंक्रीट रोल आ रहा है। तो ये चीज़ें आपने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रिलेटेड याद रखनी है। सेशन अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का आप देखेंगे, जो असेंबली है ये रेगुलर सेशन में एनुअली सितंबर से लेकर दिसंबर तक इनकी आपके पास असेंबली देखने को मिलती है। स्पेशल सेशंस, इमरजेंसी स्पेशल सेशन आपको देखने को मिल सकते हैं विदिन 24 आवर्स। अगर कोई रिक्वेस्ट करेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स और 1 मेंबर स्टेट, इफ अगर मेजॉरिटी ऑफ स्टेट जो हैं ये कंकेयर करते हैं, तो इसके लिए स्पेशल आपके पास सेशन या इमरजेंसी स्पेशल सेशन विदिन 24 आवर देखने को मिल सकता है। वरना इन जनरल आपके पास जो है ये एनुअली, इसके एनुअल असेंबली जो है फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर आपको देखने को मिलती है। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। अपॉइंटमेंट्स यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा जो की जाती हैं वो इस तरह से हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सेक्रेटरी जनरल जो आपके पास यूनाइटेड नेशंस का है, जो आज जिस तरह से आपने आज प्रेसिडेंट गुटेरेस पढ़ लिया, एंटोनियो गुटेरेस जो हैं आज प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो इसके जो अपॉइंटमेंट है ये काम कौन करता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली करता है, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन गिवन बाय द सिक्योरिटी काउंसिल्स। उन रिकमेंडेशन पर ये काम करता है जो रिकमेंडेशन आपको मिल रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल से, और इन रिकमेंडेशन को मद्देनजर रखते हुए ये अपॉइंट करता है सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये इलेक्ट करता है नॉन परमानेंट मेंबर्स, क्योंकि आपने पढ़ लिए कि यहाँ आपके पास एक तो 5 आपके पास परमानेंट मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। जो बाकी नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इनको इलेक्ट करने का काम जो है सिक्योरिटी काउंसिल में, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का काम आ रहा है। एंड मेंबर्स फॉर अ सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल। इसके साथ साथ अलॉन्ग विद सिक्योरिटी काउंसिल के साथ साथ ये इलेक्ट करता है किसको? जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस हैं उनको ये सिलेक्ट करता है अलॉन्ग विद सिक्योरिटी काउंसिल। मेंबरशिप अगर आप देखेंगे तो आज प्रेजेंटली आपके पास 193 यूनाइटेड नेशन के मेंबर आपको देखने को मिलते हैं, और हर एक मेंबर स्टेट के पास 1 वोट आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे। असेंबलीज प्रेसिडेंट जो है वो चेंज होते रहते हैं।
विद ईच एनुअल सेशन एंड इज इलेक्टेड बाय द बॉडी इटसेल्फ। ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में इतनी बात आप याद रखेंगे, मोर देन सफिशिएंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा कंपोनेंट यूनाइटेड नेशन का वो आपके पास आ रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है जी, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ रहा है आपके पास यूनाइटेड नेशंस का। इसके बारे में आप ये याद रखिए कि इट हैज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मेन मकसद जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल की वो ये है ताकि ये मेंटेन कर सके इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इस काउंसिल में आपके पास टोटल 15 मेंबर देखने को मिलते हैं, 5 तो परमानेंट मेंबर्स हैं। यूनाइटेड स्टेट्स हो गए आपके पास, यूनाइटेड किंगडम हो गए, रशिया हो गए, फ्रांस हो गए, चाइना हो गए, ये 5 तो सब परमानेंट मेंबर्स हैं। देखिए इसमें जो है आपके पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपके पास टोटल 15 मेंबर देखने को मिलते हैं। 15 में से 5 जो हैं 5P या 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। बाकी जो आपके पास 10 बच रहे हैं नॉन परमानेंट, उनके बारे में आप समझिए कि जो आपके पास 10 नॉन मेंबर्स हैं उन्हें इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा फॉर किसके लिए, 2 साल के टाइम पीरियड के लिए। मेन क्राइटेरिया इसके लिए एलिजिबल होने के लिए क्या है, टू मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी often defined by the financial or true contribution to peacekeeping operations or leadership on matters of regional security। तो इक्विटेबल जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको मद्देनजर रखा गया है, क्योंकि जो आपने 10 चुनने हैं, 10 नॉन मेंबर 2 नॉन परमानेंट मेंबर चुनने हैं, उसके लिए क्राइटेरिया रखा है कि अफ्रीकन ग्रुप में से आप 3 मेंबर्स को चुनेंगे, एशिया पैसिफिक ग्रुप में से आप 2 मेंबर्स को चुनेंगे, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन ग्रुप में से आप 2 मेंबर्स को चुनेंगे, वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर ग्रुप्स में से आप जो हैं 2 मेंबर्स को चुनेंगे। तो ये आपके पास टोटल 10 आ रहे हैं, ये 3 2 5 5 और 2 हो गए आपके पास 7 7 और 2 हो गए आपके पास 9 9 और जो लास्ट का एक बच रहा है वो आप ईस्टर्न यूरोपियन ग्रुप से लेंगे। ये बातें आपने याद रख लेनी है। ठीक है जी, इतना आप याद रखेंगे। वाइल अदर ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस, जो बाकी आपके पास ऑर्गन्स आ रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के वो सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकते हैं टू द मेंबर स्टेट्स, लेकिन जो आपके पास सिक्योरिटी काउंसिल आ रहा है इट हैज़ अ पावर टू मेक, ये बिल्डिंग डिसीजंस दे सकता है ऑन द मेंबर स्टेटस। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की सबसे इंपॉर्टेंट जो आप बात समझ रहे हैं वो आपके पास सिक्योरिटी काउंसिल आ रहा है। हर एक मेंबर के पास एक वोट होता है, जो आपके पास परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर भी होता है। जो आपके पास P5 हैं, जो परमानेंट 5 हैं, कौन कौन है सर, आपके पास US हो गया, UK हो गया, आपके पास फ्रांस का कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है, इसके साथ साथ आपके पास चाइना का कंसेप्ट देखने को मिलता है और आपके पास रशिया का कंसेप्ट देखने को मिलता है। US, UK, रशिया, फ्रांस एंड चाइना, ये जो हैं ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इनके पास वीटो पावर भी आपको देखने को मिलता है। ये बात आपने याद रख लेनी है। जो इंपॉर्टेंट प्रोसीड्यूरल मैटर्स हैं उनके लिए बहुत ही लाजमी है कि आउट ऑफ 15 9 एटलीस्ट 9 वोट्स इनके फेवर में होने चाहिए, और डिसीजन ऑफ जो बाकी जो सब्सटेंशियल मैटर्स हैं उनमें ये लाजमी है कि 9 वोटर्स होने चाहिए, और जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें से कोई भी जो है इसको वीटो नहीं करना चाहिए, कोई भी नेगेटिव वोट इसके संबंध में नहीं देना चाहिए किसी भी डिसीजन। और कोई भी डिसीजन आप दे रहे हैं पहले समझिए, अगर आपके पास कोई भी इंपॉर्टेंट प्रोसीड्यूरल मैटर आ रहा है उसके लिए ये लाजमी बन जाता है कि आउट ऑफ 15 9 एटलीस्ट 9 वोट्स आपको मिलने चाहिए, और वो डिसीजंस जो सब्सटेंसिव मैटर्स पर आ रहे हैं ये लाजमी बन जाता है कि 9 वोट्स इसके फेवर में मिले, और जो बाकी 15 वोट्स बाकी के जो 6 वोट्स बच रहे हैं उनमें से आपने क्या देखने हैं, जो 5 परमानेंट वोट मेंबर्स हैं P5 हैं, उनमें से कोई भी ऐसा परमानेंट मेंबर नहीं होना चाहिए जो इसको निगेटिव वोट दे, तो ही जो सब्सटेंशियल मैटर्स हैं ये पास हो सकते हैं। जो आपके पास G4 नेशंस हैं जिनमें आपके पास इंडिया, जर्मनी, ब्राज़ील, जापान है, इनकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कोशिश हो रही है कि ये परमानेंट स्टेटस जो है परमानेंट सीट हासिल कर सकें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इंडिया और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आप बात करेंगे तो ये आप समझिए कि इंडिया रिसेंटली इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। रिसेंटली जो है 2021 की बात है, जनवरी 2021 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया जो है एज नॉन परमानेंट मेंबर जो है सेलेक्ट किया गया है फ्रॉम द एशिया पैसिफिक ग्रुप 2 साल के लिए। इससे पहले भी इंडिया जो है नॉन परमानेंट सीट के लिए सेलेक्ट किया गया है 7 बार, टोटल हो गया 72, क्योंकि 2 साल का पीरियड होता है तो 14 साल के लिए इंडिया ऑलरेडी रह चुका है। इससे पहले 2021 से पहले आपके पास 2011 2012 में इंडिया भी जो है इससे पहले भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर आपको इंडिया देखने को मिला था। मैक्सिको, नॉर्वे, कीनिया एंड आयरलैंड इनको भी सिलेक्ट किया गया है आपके पास नॉन परमानेंट मेंबर्स के तौर पर। जो प्रेसिडेंसी है काउंसिल की, इट इज हेल्ड बाय ईच अदर मेंबर्स इन टर्म फॉर 1 मंथ फॉलोइंग द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो ये जो इसकी प्रेसिडेंसी है वो 1 महीने के लिए अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हर एक नेशन के पास रहती है, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में।
इंडिया को अगर देखा जाए तो अगस्त 2021 में इंडिया को इसकी प्रेसिडेंसी मिली है और आगे चलकर 2022 में फिर से इसको प्रेसिडेंसी मिलेगी। इंडिया वुड चेयर द फॉलोइंग कमिटीज़ ऑन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कौन से इंपॉर्टेंट कमिटीज़ को चेयर करेगा इंडिया? एक तो आपके पास काउंटर टेररिज्म कमेटी 2022 में, इसकी चेयर जो है कौन करेगा? इंडिया करेगा। विच कोइंसाइड्स विद द 75th एनिवर्सरी ऑफ द इंडियाज इंडिपेंडेंस। ये जो कमेटी है आपके पास काउंटर टेररिज्म कमेटी, इसको बनाया गया था 2001 में जब 9/11 का अटैक हुआ था न्यूयॉर्क में, तब ये इसको संगठन किया गया था। इंडिया हैज चेयर दिस कमेटी इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन 2011-2012 में भी जो है इंडिया ने इसकी चेयरमैनशिप की है। इसके साथ साथ चेयरिंग द तालिबान का जो सिचुएशन कमेटी है इसको भी चेयर करेगा। विल हेल्प कीप द फोकस ऑन द प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट्स एंड देयर स्पॉन्सर्स थ्रेटनिंग द पीस प्रोसेस इन अफगानिस्तान। तो ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिलेटेड। अगला कंसेप्ट, अगला कंपोनेंट जो आपके पास यूनाइटेड नेशंस का आ रहा है वो कौन सा है? सर वो आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ रहा है जिसका नाम है आपके पास यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसे आप यूनाइटेड नेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मानेंगे। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ये एक प्रिंसिपल ऑर्गन है जो गाइड करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को और कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज ऑफ सेवरल यूनाइटेड नेशन यूनिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन डेवलपमेंट एंड सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज। डेवलपमेंट हो गए, सोशल इकोनॉमिक इश्यूज हो गए, इसके रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका जो है आपके पास यूनाइटेड नेशन काउंसिल एंड यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल निभाता है। ठीक है जी, ये प्रिंसिपल बॉडी है ताकि इंप्लीमेंट किया जा सके इंटरनेशनली एग्री डेवलपमेंट गोल्स को। जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एग्री डेवलपमेंट गोल्स हैं इनको इंप्लीमेंट करने का काम जो है वो आपके पास यूनाइटेड नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का आ रहा है। इसके आपके पास 54 मेंबर्स देखने को मिलते हैं जिन्हें इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा 3 साल के टर्म के लिए। तो आपके पास यूनाइटेड नेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आ रहा है। इसके 54 मेंबर्स हैं, तो इन 54 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा 3 साल के पीरियड के लिए। सीट्स इन द काउंसिल आर अलॉटेड बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। 11 इनमें से जो 54 में से 11 हैं इन्हें अलॉट किया गया है एशियन स्टेट्स के लिए। फॉर द नेशन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ इकोनॉमिक, आपके पास अगर कोई भी नेशन इसका हिस्सा बनना चाहे, किसका? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल का हिस्सा बनना चाहे 3 साल के पीरियड के लिए, ये लाजमी बन जाता है कि 2/3 ऑफ मेजॉरिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है इसको वोट करने चाहिए इसके पक्ष में। ईच मेंबर ऑफ काउंसिल हैज़ 1 वोट एंड जनरली वोटिंग इन द काउंसिल इज बाय सिंपल मेजॉरिटी। हर एक मेंबर के पास 1 वोट होता है और जनरली जो इसकी वोटिंग है वो सिंपल मेजॉरिटी से की जाती है। जो प्रेसिडेंट है उसे इलेक्ट किया जाता है 1 साल के टाइम पीरियड के लिए। इंडिया और आपके पास यूनाइटेड नेशन का ये जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ रहा है जिसे आप यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल कह रहे हैं या शॉर्ट फॉर्म में आप इसे जो है इकॉस कह रहे हैं, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। 2017 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने री इलेक्ट किया था, दोबारा इलेक्ट किया था इंडिया को अनदर 3 साल टाइम पीरियड के लिए स्टार्टिंग फ्राम जनवरी 2018, क्योंकि 2017 में इसका जो टाइम पीरियड इंडिया का है वो एक्सपायर हो रहा था। 2017 में फिर से एंड में 2017 में फिर 2000 जनवरी 2018 से फिर से इंडिया को री इलेक्ट किया गया था। इंडिया रिसीव्ड बैकिंग ऑफ द एशियन एंड पैसिफिक ग्रुप ऑफ द नेशंस एंड सिक्योर्ड। इंडिया को 183 वोट्स मिले थे आउट ऑफ 188 वोट्स टू सर्व अगेन। 2018 में इंडिया गॉट इलेक्टेड टू वेरियस क्रूशियल सब्सिडरी बॉडीज वर्किंग अंडर इकोसॉक। तो इन इकोसॉक के अंडर जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे हैं, इंडिया को ये बहुत इंपॉर्टेंट अवसर मिला ताकि इंडिया गॉट इलेक्टेड, ताकि इंडिया इलेक्ट हो सके इन सब्सिडरी बॉडीज़ में जो काम करेंगे अंडर इकोसॉक। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। आपके पास सेक्रेटरीट, 4th कंपोनेंट आपके पास यूनाइटेड नेशंस का आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। सेक्रेटरीट का काम क्या है सर? इट अंडरटेक्स द डे टू डे वर्क जो आ रहा है यूनाइटेड नेशन का, ये काम कौन संभाल रहा है? सेक्रेटरीट संभाल रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिंग द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। इसको हेड किया जाता है बाय द सेक्रेटरी जनरल और इसकी सेक्रेटरी जनरल की मदद करते हैं, एसेट करते हैं इसको बाय द स्टाफ ऑफ इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स वर्ल्ड वाइड। चलिए जी, 5th कंपोनेंट इसका आ रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आ रहा है। ठीक है जी, ये आप समझ लेना कि पहले इंटरनेशनल फिर कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये आप पढ़ लेंगे। ठीक है जी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बात करते हैं। ये एक प्रिंसिपल जुडिशल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, जिसे वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। और इसके अगर आप देखेंगे ये कहाँ मौजूद है सर? इट इज़ सीटेड एट द पीस पैलेस हैग, नेदरलैंड्स में जो है ये मौजूद है। और ऐसा इकलौता प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का जो न्यूयॉर्क में नहीं है।
तो क्वेश्चन आपके पास अक्सर पूछा जाता है, विच आर फॉलोइंग इज द ओनली प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस टू बी नॉट लोकेटेड इन द न्यूयॉर्क। कुछ ऑप्शन आपके पास दिए जाएंगे, उनमें से कहीं पर आपके पास अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपको मिलेगा तो ये आपने लगा लेना है, क्योंकि ये है कि आपके पास नेदरलैंड्स में मौजूद है। चलिए जी, इट सेटल्स लीगल जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग ममालिक में जो लीगल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उसको सुधार करने का काम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रहा है। एंड इट गिव्स एडवाइजरी ऑप्शंस टू द यूनाइटेड नेशंस एंड इट स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। ठीक है जी, ये किन 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 केसों को सुनता है? ये उन केसों को सुनता है विच आर रिलेटेड टू वार क्राइम्स, इलीगल स्टेट इंटरफेरेंसेस, एथनिक क्लींसिंग एंड अदर इश्यूज। ठीक है जी, ये चीज़ें आपने याद रख देनी है। इट इज प्रेजेंटेड ओवर बाय 15, इसमें अगर आप देखेंगे तो 15 जजेस होते हैं इसमें, जिन्हें इलेक्ट किया जाता है 9 साल के टाइम पीरियड के लिए। कौन इलेक्ट करता है इनको? सर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इनको सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ पीपल, जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है बाय द नेशन ग्रुप्स इन द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो आपने देख लिए कि इसमें 15 जजेस आ रहे हैं और टाइम पीरियड इनका 9 साल का आ रहा है। इनको सेलेक्ट करने का काम जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का आ रहा है। ए कैंडिडेट नीड्स टू गेट एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलनी चाहिए किसी कैंडिडेट को उसको सेलेक्ट होने के लिए। बोथ द चैम्बर दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलनी चाहिए, तभी जाके ये सिलेक्ट हो सकेगा एज ए जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। 5 जजेस जो हैं इनको इलेक्ट किया जाता है एवरी 3 years to ensure continuity within the court and are eligible for re-election। कोई भी 2 जजेस जो हैं एक ही नेशन के नहीं हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो 15 जजेस आ रहे हैं, जो कंपोजिशन है वो किस तरह से रखी गई है कि इन 15 जजेस में से 3 जो हैं वो अफ्रीका से आ रहे हैं, 2 जजेस जो हैं लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में से आ रहे हैं, 3 एशिया से आ रहे हैं, 5 वेस्टर्न यूरोप और अदर स्टेट से आ रहे हैं और जो 2 हैं वो ईस्टर्न यूरोप से आ रहे हैं। जो प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है इन्हें इलेक्ट किया जाता है बाय द सीक्रेट बैलेट, ताकि होल्ड कर सके और ऑफिस 3 साल के लिए। जो इनके प्रेसिडेंट हैं और इनके वाइस प्रेसिडेंट हैं किसके? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, वो 3 साल के टाइम पीरियड के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं बाय द सीक्रेट बैलेट। जो आपके साथ P5 परमानेंट मेंबर जो आपके सिक्योरिटी काउंसिल में आपको देखने को मिलते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, दे ऑलवेज हैव ए जज ऑन द कोर्ट। इनका हमेशा एक जज जो है कोर्ट में मौजूद होता ही होता है। एक्सेप्शन सिर्फ एक बार चाइना की हुई थी, जब 1967 और 1985 के दौरान चाइना ने कोई भी अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा था, वरना ये लाजमी बन जाता है, ये ज़रूरी हो जाता है कि जो P5 हैं, जो परमानेंट 5 नेशंस हैं, कौन कौन है सर? आपने हमेशा के लिए याद रख देने हैं। क्या आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स हैं, आपके पास इसके साथ साथ UK हैं, आपके पास रशिया है, आपके पास फ्रांस है, और कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे और कौन सा है आपके पास। चलिए जी, जजेस में डिलीवर जॉइंट जजमेंट्स और गिव देयर ओन सेपरेट ओपिनियंस, ये आपने याद रखना है। रिसेंट डेवलपमेंट जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे इसके साथ। जो कोर्ट है ये सेटल करता है लीगल डिस्प्यूट। इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये लीगल डिस्प्यूट सिर्फ नेशंस के बीच में सेटल करता है। ऐसा नहीं है कि ये इंडिविजुअल के बीच में या ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट एंटरप्राइज के बीच में जो आपके पास कन्फ्लिक्ट्स हैं उनके बीच में फैसले करने बैठ जाए। नहीं नहीं नहीं, बल्कि ये बात करता है सर, अगर अलग अलग ममालिक के बीच में, अलग अलग जो आपके पास इंटरनेशनल स्टेट्स हैं उनके बीच में जो डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, उसके लिए जो लीगल जो मसले हैं उनको सुधारने के लिए ये काम कौन कर रहा है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कर रहा है। ऐसा नहीं है कि 2 लोगों के बीच में आपस में झगड़ा हुआ है, वो बोलेंगे सर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, चलिए जी हम चले जाते हैं कहाँ? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ऐसा नहीं है सर, ये खाला जी का घर नहीं है। वह यहाँ बात होगी तो ममालिक के बीच में जैसे कोई मसले आ रही हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुलभूषण यादव का मसला आ रहा है आजकल, आप न्यूज़ में भी बहुत बार पढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान की जेल में इंडियन आपके पास एक कैद हैं, वो कुलभूषण यादव हैं। तो एक मुल्क और दूसरे मुल्क के बीच में ये फितना आ रहा है, ये जो आपके पास एक मुल्क और दूसरे मुल्क के बीच में जो है ये कन्फ्लिक्ट आ रहा है, ये डिस्प्यूट आ रहा है, तो इसको सुधारने के काम जो है इसके बीच में आपके पास कौन इसकी पैरवी करेगा? वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ जो है आपके 2 दुकानदारों के बीच में लड़ाई हो रही है तो वो जाके बोलेंगे भाई हम दोनों की लड़ाई हो रही है, अब हम यहाँ कहीं नहीं जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चल जाएंगे। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इस बात के लिए नहीं बना है। ये बात आपने याद रखनी है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये सेटल करता है लीगल डिस्प्यूट्स सिर्फ नेशंस के बीच में, ओनली नेशंस के बीच में। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेनी है। इंडिया और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बात करेंगे कि आपके पास इंडियन जस्टिस जो दलवीर भंडारी है, इन्हें री इलेक्ट किया गया है जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके साथ साथ इंडिया रिसेंटली वन द प्ली, इंडिया ने रिसेंटली एक प्ली जो है जीता है अगेंस्ट पाकिस्तान, ताकि इसको मिल सके काउंसलर एक्सेस टू द इंडियन नेशनल, जिसे आप कुलभूषण यादव के नाम से न्यूज़ में बहुत बार सुना है आपने। किसके लिए? इंडिया ने रिसेंटली एक प्ली जीता है अगेंस्ट
पाकिस्तान ताकि इसको काउंसलर एक्सेस मिल सके, इंडियन नेशनल को जो आपके पास कुलभूषण यादव है इसको काउंसिल एक्सेस मिल सके, एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैड डायरेक्टेड पाकिस्तान टू स्टॉप कैरिंग आउट द एक्सिक्यूशन ऑफ जादव। तो ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। तो 6th कंपोनेंट आपके पास आ रहा है ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये भी आप याद रख दीजिए। इसका जो फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है इसलिए बनाया गया था ताकि प्रोवाइड किया जा सके इंटरनेशनल सुपरविजन फॉर 11 ट्रस्ट टेरिटरीज दैट हैड बीन प्लेस्ड अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेंबर स्टेट्स। ठीक है, जो 11 आपके पास ट्रस्ट टेरिटरीज आ रही हैं दैट हैज बीन प्लेस्ड अंडर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेंबर स्टेट्स, उसको इंटरनेशनल सुपरविजन देने के लिए जो आपके पास ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसको बनाया गया था। एंड टू प्रिपेयर द टेरिटरीज फॉर सेल्फ गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंस, सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस के लिए जो टेरिटरीज हैं उनको बनाने के लिए ये कंसेप्ट आपके पास ट्रस्टीशिप काउंसिल को देखने को मिला था। 1994 में ऑल ट्रस्ट टेरिटरीज हैड अटेन्ड सेल्फ गवर्नमेंट या इंडिपेंडेंस विद द लास्ट नेशन जो इसके पास आ रहे थे वो आपके पास पहलू आ रहे थे। सो हम कह सकते हैं कि 1994 में यूनाइटेड नेशन ने सस्पेंड किया था इसके ऑपरेशंस को, एंड इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, सिर्फ पेपर पर भी जो है अब सिर्फ एग्जिस्ट हो रही हैं। बाय रेजोल्यूशन जो एक रेजोल्यूशन पास किया था, अडॉप्ट किया गया था मई 1994 में, जो आपके पास काउंसिल था इसने अमेंड किया था इट इज़ रूल्स कि जी हम हर साल जो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके एनुअली मीट हो रहे हैं हर साल, इसको इन्होंने ड्रॉप किया था। इन्होंने कहा था सिर्फ हम एग्री कर रहे हैं कि मीट करेंगे जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, एज ओकेजन रिक्वायर्ड बाय इट डिसीजन, जब ज़रूरत पड़ेगी या जब प्रेसिडेंट या रिक्वेस्ट होगी मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली या सिक्योरिटी काउंसिल की, तब इसको देखेंगे। इसके जो फ्यूचर रोल एंड एग्जिस्टेंस हैं इट रिमेन्स अनसर्टेन। तो ये 6 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं आपके यूनाइटेड नेशन के, इनके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर जो है दे पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे यूनाइटेड नेशंस के रिलेटेड और इसके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इनके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है, उम्मीद करेंगे आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे। आने वाली क्लासेस में कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो आपके सिलेबस में मेंशन है, जैसे आपके पास WHO हो गया, WTO हो गया, यूनेस्को हो गया, उनके बारे में अच्छे से बात करेंगे। गुजारिश करें अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।